हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 11th टी.एस. गरेवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशंस। अभी हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशंस। अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो ये दिखाता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ किसी भी फर्म का हमेशा बराबर ही होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन अकाउंट्स के ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो होता है उसका दो एस्पेक्ट होता है, एक होता है डेबिट एस्पेक्ट और दूसरा होता है क्रेडिट एस्पेक्ट। और डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट हमेशा बराबर होते हैं। बराबर होते हैं का मतलब है कि डेबिट का जो अमाउंट रहेगा और क्रेडिट का जो अमाउंट रहेगा ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। इसके लिए हो सकता है कि डेबिट में 2 या 3 अकाउंट ओपन हुए हों और क्रेडिट में भी हो सकता है कि 2 या 3 अकाउंट ओपन हुए हैं। सो डेबिट में चाहे जितने भी अकाउंट ओपन हुए हों या क्रेडिट में भी कितने भी अकाउंट ओपन हुए हों, उन सब का टोटल अमाउंट जो रहेगा हमेशा इक्वल रहेगा। सो अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। सो अकाउंटिंग इक्वेशन होता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। मतलब एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज़। यहाँ जो लायबिलिटीज़ है ये आउटसाइडर्स इक्विटी है और कैपिटल जो है ये ओनर्स इक्विटी है। कैपिटल वो अमाउंट होता है जो बिजनेसमैन के द्वारा लगाया जाता है, इसलिए इसे कैपिटल के रूप में इसे हम कैपिटल कहते हैं। ये भी एक लायबिलिटी ही होती है, लेकिन ये क्योंकि इंटरनल लायबिलिटी है, क्योंकि ये ओनर्स इक्विटी है, इसलिए इसे कैपिटल कहते हैं। और जो आउटसाइडर्स इक्विटी होती है, मतलब जो अमाउंट फर्म ने या बिजनेस ने बाहर वालों से उधार लिया हुआ है या उनको अभी चुकता करना बाकी है, जो कि प्रोप्राइटर से अलग कोई दूसरे लोग हैं, वो लायबिलिटीज़ कहलाता है। और लायबिलिटीज़ और कैपिटल मिल करके ही एसेट्स होते हैं। सो अकाउंटिंग इक्वेशंस में हमें हर ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, मतलब इस इक्वेशन में इन्हें फिट करना है। और एसेट साइड हमेशा लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के बराबर ही होगा। और ट्रांजैक्शंस वो व्यवहार होता है, वो लेन देन है बिजनेस का जो कि इकोनॉमिक नेचर का है, मतलब उसे हम रुपए में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसी ट्रांजैक्शन को हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में कन्वर्ट करके लिखना है। सो बिज़नेस का कोई भी लेन देन जो रुपए में एक्सप्रेस होता है वही ट्रांजैक्शन है, और इसी ट्रांजैक्शन को हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अब हम समझ लेते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन में। फर्स्ट इफ़ेक्ट है ऐसे ट्रांजैक्शंस जो किसी भी दो आइटम को अफेक्ट करते हैं। सो वो ट्रांजैक्शंस जो किसी भी दो आइटम को, मतलब 2 आइटम्स को अफेक्ट करते हैं, और वो आइटम्स यहाँ क्या है, एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल। मतलब ट्रांजैक्शन एक होगा लेकिन इनमें से किसी दो में इफेक्ट दिखाई देगा उसका अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो पहला हो सकता है कि इंक्रीज इन एसेट हो रहा है तो इंक्रीज इन लायबिलिटी भी हो रहा है। ऐसे में अगर 100 रुपीज़ से एसेट इंक्रीज हुआ है तो 100 रुपीज़ से लायबिलिटीज़ इंक्रीज होगा, और ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। और दूसरा है कि डिक्रीज़ इन लायबिलिटी हो सकता है, लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रहा है और डिक्रीज़ इन एसेट भी हो रहा है। तो यहाँ भी आप देखिए इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड भी उतना ही अमाउंट का डिक्रीज़ हो रहा है और राइट हैंड साइड भी उतने ही अमाउंट का डिक्रीज़ हो रहा है। फिर ऐसा हो सकता है कि एसेट्स इंक्रीज़ हो रहा है और ओनर्स इक्विटी मतलब कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि ओनर्स इक्विटी डिक्रीज़ हो रहा है और एसेट्स भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो हमें ट्रांजैक्शन को रीड करके ये पता लगाना है कि कौन सा आइटम, इन तीनों में से कौन सा आइटम पर अफेक्ट आ रहा है ट्रांजैक्शन का। और यहाँ ये भी हो सकता है कि एसेट्स ही इंक्रीज़ हो रहा है और एक दूसरा एसेट डिक्रीज़ हो रहा है। मतलब जो अफेक्ट हो रहा है वो दो आइटम में तो हो रहा है लेकिन एक ही कैटेगरी में हो रहा है, मतलब एक एसेट्स इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा एसेट्स डिक्रीज़ हो रहा है। उसी तरीके से ये भी हो सकता है कि एक लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। तो इस तरीके से किसी भी दो आइटम में अफेक्ट हो रहा है वो ट्रांजैक्शन का, और
उसका असर अकाउंटिंग इक्वेशन में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और दूसरा इफेक्ट है ऐसे ट्रांजैक्शंस दो से अधिक आइटम्स पर असर डालेंगे। मोर देन टू आइटम्स, मोर देन टू आइटम्स। मोर देन टू आइटम्स का मतलब यहाँ ये है कि एसेट्स में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो साथ में लायबिलिटीज़ में भी और कैपिटल में भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, या तो फिर एसेट्स में एक बार इंक्रीज हो रहा है और दूसरी बार डिक्रीज हो रहा है और एक लायबिलिटीज़ में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। इस तरीके से कोई भी कॉम्बिनेशन बनेगा, लेकिन यहाँ पर दो से अधिक आइटम्स पे इसका असर रहेगा। अकाउंटिंग इक्वेशन को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट को समझने में बहुत हेल्प करता है। अगर नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा वो जर्नल एंट्री का रहेगा और उसमें हमें रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट सीखना पड़ेगा, तो उसको समझने के लिए हमें अकाउंटिंग इक्वेशन का सहारा लेना पड़ता है। अगर हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट अच्छा हो गया तो रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट को भी अच्छे तरीके से बारीकी से समझने में बहुत हेल्पफुल होता है। So let us see some questions from the textbook. Now let us see question number 1. What will be the effect of the following on the accounting equations? यहाँ तीन ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं और हमें बताना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में इनका क्या असर होगा। फर्स्ट है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹45,000। सेकेंड है ओपनड अ बैंक अकाउंट विथ अ डिपॉजिट ऑफ ₹4,500। और थर्ड है बॉट गुड्स फ्रॉम मेजर्स सन एंड कंपनी फॉर ₹11,200। यहाँ हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने से पहले इन तीनों स्टेटमेंट्स को या इन तीनों ट्रांजैक्शंस को अच्छे से रीड करके ये पता लगा लेना है कि कितने एसेट्स बनेंगे टोटल और कितने लायबिलिटीज़ और कैपिटल में क्या है। तो पहले इसे हम समझ लेते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश का मतलब है स्टार्ट किया बिजनेस। हमें पता है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। यह हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन को हमें इस इक्वेशन में फिट करना है। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹45,000, मतलब बिजनेस में ₹45,000 आया और कैश आया। और कैश क्या है? एसेट है। तो एसेट में जो आइटम है वो पहला कैश है। और हमें पता है जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसे कैपिटल कहते हैं, तो कैपिटल एक दूसरा आइटम रहेगा। मतलब इस तरीके से हमें समझना है कि एसेट्स में कैश रहेगा और लायबिलिटीज़ के साइड में कैपिटल रहेगा और दोनों का अमाउंट एक है, मतलब 45,000। सो इक्वेशन बैलेंस्ड है। दूसरा स्टेटमेंट है ओपन द बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ ₹4,500। सो बैंक अकाउंट जो है वो भी एसेट है और कैश जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया ये भी एसेट है। इसका मतलब ये है कि कैश के साथ साथ बैंक अकाउंट भी हमें लिखना पड़ेगा और लायबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें एक एसेट दूसरे एसेट में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब कैश कम हो रहा है और बैंक बढ़ रहा है ट्रांजैक्शन, और दोनों का अमाउंट सेम है। थर्ड है बॉट गुड्स फ्रॉम मेजर सन एंड कंपनी फॉर ₹11,200। अब यहाँ माल खरीद के लाए हैं। गुड्स का मतलब होता है माल। गुड्स का मतलब होता है ऐसे कमोडिटीज़ जिस पर व्यापार किया जा रहा है, ये कहलाते हैं गुड्स। मतलब बेचने के उद्देश्य से खरीदा गया है इस सामान को, और सन एंड कंपनी से खरीदा गया है। यहाँ नाम जिक्र किया गया है मेजर सन एंड कंपनी। इसका मतलब कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब ये ट्रांजैक्शन उधार है। मतलब हमने सामान तो खरीद लिया है लेकिन अभी तक हमने इसका पैसा नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास सामान बढ़ जाएगा, तो ये जो गुड्स बढ़ जाएगा इसको हम कहते हैं स्टॉक या गुड्स। स्टॉक इंक्रीज़ हो जाएगा एसेट में, लेकिन लायबिलिटी भी तो बढ़ गई है क्योंकि आपने पेमेंट तो अभी किया नहीं है, तो इस लायबिलिटी को कहते हैं क्रेडिटर। इस लायबिलिटी को कहते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने समझा कि अकाउंटिंग इक्वेशन में इन तीनों में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो हम जब अकाउंटिंग इक्वेशन ड्रॉ करेंगे तो उसमें एसेट्स के साइड में कैश, बैंक और स्टॉक रहेगा। लायबिलिटीज़ में सिर्फ एक ही रहेगा क्रेडिटर, और कैपिटल में सिर्फ एक ही रहेगा कैपिटल। तो इस तरीके से हमें उस टेबल को अरेंज करना होगा। नाउ लेट अस एक्चुअली ड्रॉ अकाउंटिंग इक्वेशन एंड सी द रिजल्ट। सो सॉल्यूशन 1,
अकाउंटिंग इक्वेशंस, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब पहला ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। सो हम ट्रांजैक्शन लिखेंगे यहाँ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। सो एसेट्स में कैश बढ़ जाएगा, कैश ₹45,000 से बढ़ जाएगा और कैपिटल भी हमारा ₹45,000 से बढ़ जाएगा। सो ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। सेकेंड ट्रांजेक्शन है ओपनड अ बैंक अकाउंट, ओपनड अ बैंक अकाउंट। इसका मतलब है कि बैंक भी आ गया, बैंक भी आ गया, लेकिन कैश को कम होना पड़ेगा। कैश से ₹4,500 लेस होगा, तब जा कर के बैंक में ₹4,500 बढ़ेगा। और लाइबिलिटीज़ में कोई असर नहीं होगा, क्योंकि बैंक अकाउंट खोलने में कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है। और ना ही कैपिटल में कोई असर होगा, क्योंकि जो बिज़नेस में वो उसने पैसा लगाया था, उसी बिज़नेस का उसी पैसे का, उसी अमाउंट का एक छोटा अमाउंट एक एसेट से कन्वर्ट होकर के दूसरा एसेट बैंक में कन्वर्ट हो गया। नाउ अब न्यू इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे हम। न्यू इक्वेशन यहाँ लिखेंगे, न्यू इक्वेशन यहाँ आ गया, कैश बच गया है 40,500 का और बैंक हो गया है ₹4,500 का, इज इक्वल टू कैपिटल 45,000। मतलब यहाँ भी 45,000 और इक्वल टू के राइट हैंड साइड भी 45,000। अब थर्ड इक्वेशन है बॉट गुड्स, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार में सामान खरीदा, मतलब स्टॉक बढ़ गया, एसेट्स के साइड ही है, स्टॉक बढ़ गया। मतलब कैश में कोई असर नहीं होगा, नील, और बैंक में भी कोई असर नहीं होगा, क्योंकि कोई पेमेंट तो हुआ नहीं है, उधार में हमने खरीदा है। लेकिन स्टॉक जो है वो बढ़ जाएगा ₹11,200 से। उसी तरीके से लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर बढ़ जाएगा 11,200 का। मतलब इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड भी 11,200 इंक्रीज़ हो गया, राइट हैंड साइड भी 11,200 इंक्रीज़ हो गया। एज अ रिज़ल्ट हमारा जब इक्वेशन बनाएंगे हम, तो कैश बच गया है हमारे पास 40,500 और बैंक में भी अमाउंट है ₹4,500 का और स्टॉक आ गया है 11,200 का, विच इज़ इक्वल टू 11,200 का क्रेडिटर्स प्लस 45,000 रुपीज़ का कैपिटल। दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन। अब हम इनको चेक करते हैं, सारे एसेट्स को ऐड करेंगे, सारे एसेट्स को ऐड करेंगे, मतलब 40,500 प्लस 4,500 प्लस 11,200, इन सब को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 56,200। और उसी तरीके से हम 11,200 प्लस 45,000 को ऐड करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 56,200। सो इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। यहाँ पर आप समझिए, ये जो ब्रैकेट लगाया गया है, ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस, और बिना ब्रैकेट का अमाउंट है उसका मतलब होता है प्लस। यहाँ 45,000 से 4,500 माइनस किया गया है, क्योंकि इसी 45,000 में से 4,500 हमने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। फर्स्ट, Gopinath started business with cash ₹25,000. Second, purchased goods from Shyam ₹10,000. Third, sold goods to Sohan costing ₹1,800 for ₹1,500 and Gopinath withdrew from business ₹5,000. नाउ अब हमें इन ट्रांजेक्शन्स को पहले समझ करके पता लगाएंगे कि कितने एसेट्स बनेंगे इनमें और कितनी लाइबिलिटीज़ बनेगी। सो हमें पता है इक्वेशन क्या है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। सो गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मतलब गोपीनाथ ने 25,000 रुपीज़ से बिजनेस शुरू किया। इसका मतलब है कैपिटल है और कैश है। ये कैश एक एसेट है और कैपिटल जो है वो इंटरनल इक्विटी है। सेकेंड पॉइंट है परचेस्ड गुड्स फ्रॉम श्याम। यहाँ नाम लिखा हुआ है श्याम, इसका मतलब ये है कि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है।
मतलब उधार में हमने सामान खरीद के लाया है, गुड्स खरीद के लाया है। गुड्स वो कमोडिटी होती है जिस पर बिजनेस किया जाता है, जो बेचने के उद्देश्य से लाया गया है। सो 10,000 रुपीज़ का हमने सामान या गुड्स यानी माल खरीद के लाया है, मतलब स्टॉक भी आ जाएगा। सो एसेट्स में स्टॉक भी आ गया, और क्योंकि ये हमने क्रेडिट में खरीद के लाया है इसलिए लायबिलिटी भी बढ़ जाएगा, क्रेडिटर से बढ़ जाएगा। देन थर्ड है सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग रुपीज़ 1800 फॉर रुपीज़ 1500। मतलब यहाँ भी सोहन लिखा हुआ है और फॉर कैश नहीं लिखा हुआ, मतलब ये ट्रांजैक्शन भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, मतलब उधार में सामान बेचा गया है। 1800 के सामान को 1500 रुपीज़ में बेच दिया गया है। इसका मतलब यह है कि देयर इज़ अ लॉस हो गया यहाँ 300 रुपीज़ का, तो लॉस जो है वो कैपिटल में से लेस हो जाएगा। और सामान जो बेचा गया है, माल जो बेचा गया है वो स्टॉक से कम हो जाएगा। सो स्टॉक से रिड्यूस हो जाएगा, स्टॉक कम हो जाएगा, और डेटर्स बढ़ जाएंगे हमारे पास। डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स वो होते हैं जिन्होंने हमसे मतलब बिजनेस से उधार में सामान खरीदा है। क्योंकि इन्होंने पैसा नहीं दिया है इसलिए डेटर्स जो हैं वो एसेट हैं और ये बढ़ जाएंगे, और लाइबिलिटीज़ में कोई असर नहीं होगा, और कैपिटल में लॉस जो है वो लेस हो जाएगा। फोर्थ है गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस रुपीज़ 5000। मतलब गोपीनाथ कौन है? गोपीनाथ तो बिज़नेस का ओनर है और इसने 5000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिया, तो कैश जो है वो कम हो जाएगा, और कैपिटल जो है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। सो हमारे पास कितने एसेट्स के लिए हमें अरेंजमेंट करना है? कैश, स्टॉक, डेटर, और लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर और कैपिटल, बस इतना ही। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन टू अकाउंटिंग इक्वेशन, फर्स्ट ट्रांजैक्शन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश मतलब कैश एक एसेट है, कैश, और बिजनेस स्टार्ट हुआ है ₹25,000 से। सो ये हो गया 25,000, और जिस अमाउंट से बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता उसे ही कैपिटल कहते हैं। सो 25,000 रुपीज़ का कैपिटल इंक्रीज हो गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब सेकेंड ट्रांजेक्शन देखते हैं, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम श्याम, बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम। यहाँ नाम सजेस्टेड है, इसका मतलब है ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और हमने 10,000 रुपीज़ का गुड्स खरीद के लाया है, तो यहाँ स्टॉक हो जाएगा। स्टॉक 10,000 रुपीज़ का बढ़ गया, लेकिन लायबिलिटीज़ भी बढ़ गई श्याम की, क्रेडिटर्स 10,000 रुपीज़। मतलब एसेट्स के साइड भी 10,000 रुपीज़ इंक्रीज़ हो गया और लायबिलिटीज़ के साइड भी 10,000 रुपीज़ इंक्रीज़ हो गया। कैश पर कोई असर नहीं पड़ा, उसी तरीके से कैपिटल पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। कैपिटल पे क्या असर होगा? कैपिटल पर जब कोई प्रॉफिट या गेन हो रहा है तो वो कैपिटल में जुड़ जाएगा, और अगर कोई लॉस या एक्सपेंस है तो वो कैपिटल में लेस हो जाएगा। यहाँ पर कोई एक्सपेंस नहीं है, इसलिए एक्सपेंस नहीं है। हम अब आप कहेंगे कि ये स्टॉक खरीद के लाए हैं तो इसके बदले में तो एसेट मिला है। कोई ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा गया है और सर्विस मिली है तो उसको हम कैपिटल से लेस करेंगे, रेवेन्यू नेचर का होगा वो। अब हम न्यू इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं, यहाँ एक लाइन खींच देंगे और न्यू इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। न्यू इक्वेशन मतलब कैश हमारे पास 25,000 का उतना ही बचा हुआ है, स्टॉक 10,000 रुपीज़ का नया आ गया है, और जिससे कि हमारी लाइबिलिटीज़ 10,000 रुपीज़ की बढ़ गई है, और कैपिटल 25,000 रुपीज़ का वैसे ही है। अब हम थर्ड ट्रांजैक्शन पे ध्यान देते हैं, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग रुपीज़ 1800 फॉर रुपीज़ 1500। सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग रुपीज़ 1800 फॉर रुपीज़ 1500। यहाँ साफ है कि 1800 के सामान को 1500 रुपीज़ में बेच दिया गया है। इसका मतलब यह है कि 300 रुपीज़ का लॉस है। अब ये लॉस है इसलिए ये कैपिटल में से लेस हो जाएगा, तो हम उसे लिखेंगे -300। लॉस यहाँ कितने का है? 300 का है, इसलिए लॉस 300 से लेस हो जाएगा।
और जो सामान बिक गया उसका कॉस्ट कितना था 1800, सो स्टॉक में से भी हम लेस कर देंगे 1800। और ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है क्योंकि यहाँ नाम लिखा हुआ है सोहन, इसलिए ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और ऐसे व्यक्ति जो बिज़नेस से उधार में सामान खरीदते हैं वो डेटर्स कहलाते हैं, तो डेटर्स बढ़ जाएंगे। डेटर्स कितने के बढ़ गए? डेटर्स बढ़ गए 1500 से। सोहन से तो हम 1500 ही लेंगे ना, 1800 का सामान हमने उसे बेचा है, लेकिन हम लेंगे कितना? 1500। और सोहन ने अभी दिया नहीं है, इसलिए कैश में कोई असर नहीं होगा और लाइबिलिटीज़ का तो कोई लेना देना ही नहीं है। नाउ अब न्यू इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। कैश बचा हुआ है 25,000 का, प्लस 10,000 के स्टॉक में से 1800 का स्टॉक जो है वो बिक गया, मतलब 8,200 का स्टॉक बचा हुआ है, प्लस 1500 रुपीज़ का डेटर है। ये डेटर कौन है? सोहन ही वो हमारा डेटर है जिससे हमें 1500 रुपीज़ वसूल करना है, इज इक्वल टू क्रेडिटर्स 10,000 रुपीज़ के अभी भी हैं क्योंकि इनको अभी भी कोई पेमेंट नहीं हुआ है, और कैपिटल जो है वो 24,700 का हो गया है क्योंकि 300 रुपीज़ का लॉस हो गया बिजनेस को, हमने सामान जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम में बेच दिया है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, फोर्थ ट्रांजैक्शन, विड्रू फ्रॉम बिजनेस, मतलब ड्राइंग्स। विड्रू फ्रॉम बिजनेस मतलब गोपीनाथ ने अपने बिजनेस से अपने निजी इस्तेमाल के लिए 5,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिया कैश। सो कैश कम हो जाएगा, इसलिए इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। और क्योंकि ये पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेसमैन के द्वारा निकाला गया है, इसलिए ये कैपिटल में से भी लेस हो जाएगा, इसे कहते हैं ड्राइंग्स। अब हम फाइनल न्यू इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे, यही ट्रांजैक्शन है। न्यू इक्वेशन, अब कैश क्योंकि कम हो गया 5,000 से, इसलिए 20,000 रुपीज़ का कैश बचा है और 8,200 रुपीज़ का स्टॉक बचा हुआ है, और डेटर्स हमारे पास हैं 1500 के जो भविष्य में हमें पैसा देंगे, उधार में सामान खरीद के ले गए थे। और 10,000 रुपीज़ वो आदमी है जिसको हमें अभी पैसा देना है क्योंकि स्टॉक खरीद के लाए थे हम। और कैपिटल अब 5,000 से रिड्यूस हो गया है, मतलब 19,700 रुपीज़ का कैपिटल बचा हुआ है। यही हमारा लास्ट इक्वेशन है। सो अब हम चेक करें कि हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, तो ये तीनों एसेट को हम ऐड करेंगे तो आएगा, ये तीनों को ऐड करने से आता है अमाउंट 29,700। और इक्वल टू के राइट हैंड साइड अगर हम देखें 10,000 प्लस 19,700, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो भी हमें मिलता है 29,700। सो इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है, ये हर पॉइंट पर बैलेंस्ड है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए भी बैलेंस्ड है, सेकेंड ट्रांजैक्शन के लिए भी बैलेंस्ड है। यहाँ देखिए 35,000 लेफ्ट हैंड साइड में है तो 35,000 राइट हैंड साइड में भी है। और थर्ड ट्रांजैक्शन में देखें यहाँ पर तो है 34,000 लेफ्ट हैंड साइड में है, तो यहाँ भी 34,700 राइट हैंड साइड में भी है। और फिर लास्ट इक्वेशन में भी देखें तो 29,700 इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में है और इतना ही अमाउंट इक्वेशन के राइट हैंड साइड में है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3, show the effect of the following transactions on the accounting equation. First point, started business with cash rupees 50,000. Second point, salaries paid rupees 2,000. Third, wages outstanding rupees 200. Fourth, interest due but not paid rupees 100. And fifth, rent paid in advance rupees 150. Now हमें पता है कि assets is equal to liabilities plus capital. इसमें हमें चेक करना होगा कि कितने एसेट्स बनेंगे इसमें और कितने लाइबिलिटीज़ बनेंगे, ताकि हम उसके हिसाब से अपना प्रोफार्मा या टेबल अरेंज कर सकें। फर्स्ट है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मतलब एसेट आ जाएगा कैश और कैपिटल का कैपिटल रहेगा। सेकंड है सैलरीज पेड, मतलब पेड मतलब पास्ट टेंस, मतलब पैसा चुकता कर चुके, मतलब कैश लेस हो जाएगा सेकंड ट्रांजैक्शन में। और क्योंकि ये सैलरीज़ के लिए है, पैसा जो भी गया है उसके बदले कोई सामान नहीं आया है, उसके बदले सर्विसेज मिली है और ये रेवेन्यू नेचर का है, इसलिए कैपिटल में से लेस हो जाएगा। सो कैश लेस हो जाएगा और कैपिटल भी लेस हो जाएगा, मतलब हमें और भी कोई दूसरा एसेट या लाइबिलिटी की सेकेंड ट्रांजैक्शन में आवश्यकता नहीं है। थर्ड है आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अदत्त।
हमने पेमेंट नहीं किया है, मतलब मजदूरी करवा ली गई है लेकिन मजदूर को उसका भुगतान नहीं हुआ है, मतलब कैश नहीं जाएगा। कैश तो दिया नहीं है इसलिए कैश पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन क्योंकि मजदूरी करवा ली गई है इसलिए कैपिटल में से ये लेस हो जाएगा, फर्स्ट थिंग। और दूसरा जो है, क्योंकि पेमेंट नहीं हुआ है इसलिए आउटस्टैंडिंग वेजेस के रूप में एक लायबिलिटीज़ अपीयर होगी। ये आउटस्टैंडिंग वेजेस है क्योंकि हमें भविष्य में इसको चुकता करना पड़ेगा। देन फोर्थ पॉइंट है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। ये दोनों ट्रांजैक्शन एक ही जैसे हैं, यहाँ बस फ़र्क ये है कि ये वेजेस है और ये इंटरेस्ट है। हमें किसी को फर्म को मतलब बिजनेस को किसी को इंटरेस्ट पे करना था और उसने नहीं किया है, मतलब कैपिटल में से ये लेस हो जाएगा, ये सब लेस हो रहे हैं, लेस हो जाएगा और ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के रूप में एक नई लायबिलिटी आ जाएगी। देन रेंट पेड इन एडवांस। पेड इन एडवांस मतलब हम दे चुके, मतलब कैश लेस हो जाएगा, कैश लेस हो जाएगा। और क्योंकि इस रेंट को पेमेंट करने का अभी समय नहीं आया था इसलिए ये कैपिटल में से लेस नहीं होगा। तो क्या होगा, एडवांस रेंट के रूप में एक नया एसेट आ जाएगा, एडवांस रेंट। एडवांस रेंट मतलब एक एसेट दूसरे एसेट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर ऐसा लगता ज़रूर है कि ये एक एक्सपेंस है और इसलिए इसे कैपिटल में से लेस हो जाना चाहिए, लेकिन इसका टाइम अभी नहीं आया है। यहाँ देखिए वेजेस आउटस्टैंडिंग, इसका टाइम आ चुका था लेकिन हमने पेमेंट नहीं किया था, क्योंकि इसका समय था पेमेंट हो जाने का इसलिए ये कैपिटल में से लेस हो गया है। यहाँ पर हमने रेंट पे कर दिया है लेकिन इसका समय नहीं था अभी पे करने का, इसलिए ये कैपिटल में से माइनस नहीं होगा और एक एसेट बन के दूसरा एसेट, मतलब एक एसेट कम हो जाएगा और उतने ही अमाउंट का दूसरा एसेट अपीयर हो जाएगा। So let us see the equations. So let us see accounting equation for question number 3. First transaction, started business. Started business for rupees 50,000, मतलब कैश आ गया बिजनेस में 50,000 रुपीज़ का, और जिस अमाउंट से बिजनेस शुरू होता है जो प्रोप्राइटर ने लगाया है उसे ही कैपिटल कहते हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब सेकेंड इक्वेशन है सैलरीज पेड। सैलरीज पेड मतलब 2,000 रुपीज़ का सैलरी पे कर दिया गया है, मतलब कैश कम हो जाएगा 2,000 से, उसी तरीके से कैपिटल भी कम हो जाएगा। ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और इसलिए लेस हो जाएगा। और न्यू इक्वेशन अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन आ गया 48,000 रुपीज़ लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल टू 48,000 रुपीज़ राइट हैंड साइड में, इट इज़ बैलेंस्ड। देन थर्ड है वेजेस आउटस्टैंडिंग। वेजेस आउटस्टैंडिंग मतलब अदत्त वेजेस। वेजेस मतलब काम करवा लिया गया है लेकिन अभी तक मजदूरी चुकाई नहीं गई है, सो इसलिए कैश में से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कैपिटल जो है वो 200 रुपीज़ से लेस हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस करके एक लाइबिलिटी अपीयर हो जाएगा ₹200 का। अब न्यू इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें इक्वेशन के राइट हैंड साइड ही उतना ही अमाउंट डिक्रीज़ हो रहा है और फिर वो उतना ही अमाउंट इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब न्यू इक्वेशन आ गया हमारा, उतने का ही न्यू इक्वेशन आएगा। कैश बचा है 48,000 का और लाइबिलिटीज़ में आउटस्टैंडिंग वेजेस 200 रुपीज़ का हो गया, लेकिन कैपिटल रिड्यूस होकर के 47,800 हो गया। अब 47,800 प्लस 200 हो गया 48,000 और लेफ्ट हैंड साइड भी 48,000। नाउ ट्रांजैक्शन 4, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ये भी आउटस्टैंडिंग वेजेस के जैसा ही है, मतलब हमें इंटरेस्ट चुकता कर देना चाहिए था लेकिन अभी तक पेमेंट उसका नहीं हुआ है, 100 रुपीज़ था। सो कैपिटल में से 100 रुपीज़ लेस होगा और प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आ जाएगा 100 रुपीज़ का। न्यू इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे, 48,000 रुपीज़ का कैश बचा है इज इक्वल टू 200 रुपीज़ का आउटस्टैंडिंग वेजेस प्लस 100 रुपीज़ का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट प्लस 47,700 रुपीज़ का
कैपिटल रिमेनिंग है। ये हुआ हमारा न्यू इक्वेशन। उसी तरीके से फिफ्थ इक्वेशन है रेंट पेड इन एडवांस। रेंट पेड इन एडवांस मतलब कैश कम हो गया 150 रुपीज़ का, लेकिन कैपिटल जो है वो कम नहीं होगा क्योंकि रेंट को पेमेंट करने का टाइम नहीं आया है। इसलिए ये एडवांस रेंट मतलब एक नया एसेट आ जाएगा, एडवांस रेंट। एडवांस रेंट आ जाएगा ₹150 का। मतलब एक एसेट रिड्यूस हो रहा है और दूसरा एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, और इधर इनमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ न्यू इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे, न्यू एंड फाइनल इक्वेशन। कैश बच गया 47,850 प्लस नया एसेट आ गया है एडवांस रेंट 150 इज इक्वल टू 200 आउटस्टैंडिंग वेजेस प्लस 100 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट प्लस 47,700 रुपीज़ का कैपिटल बच गया है। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। सो एसेट्स को ऐड करते हैं तो आता है 48,000 और लाइबिलिटीज़ में भी तीनों को ऐड करते हैं तो आता है ₹48,000। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।